हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा बायोलॉजी का सेकंड डे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्ट्रैटेजी ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, हम कौन सा टॉपिक ले रहे हैं? स्ट्रैटेजी ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। तो अब हम सीधा सीधा कमर्शियल बेसिस पे ही बात करेंगे। कमर्शियल बेसिस पे बात इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो कमर्शियल बेसिस का ही टॉपिक है। आप एक बात नोट कर लीजिए, अगर कोई भी बिजनेस हमें करना है, कोई भी कमर्शियल बिजनेस हमें करना है, उसलिए कि हमारी इनकम बढ़े और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, तो उसके लिए हमें कुछ उस बिजनेस को करने से पहले उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। उस बिजनेस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें उस बिजनेस के बारे में जानकारी है, उसके फ़ायदों के बारे में जानकारी है, उसके तोटों के बारे में जानकारी, मीन्स प्रॉफिट के बारे में जानकारी है, लॉस के बारे में जानकारी है, उस बिज़नेस को रन करने के बारे में जानकारी है, उसको मैनेज करने के बारे में अगर जानकारी है, तो हम वो बिज़नेस आसानी से कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो आपको दिया हुआ है जो पॉइंट यहाँ पे है, या ये टॉपिक जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये कमर्शियल बेसिस पे है। जाहिर बात है, तो कमर्शियल बेसिस के लिए हम एक समझ के चलते हैं कि हमें एनिमल हस्बेंड्री के अंदर एक बिजनेस करना है, तो बिजनेस हमें किस तरह से करना है। ठीक है, अब देखो एनिमल हस्बेंड्री में कई तरह के एनिमल्स होते हैं, जैसे कैटल्स। अब कैटल्स का अगर बिजनेस करना है तो उसके हिसाब से हमें कैटल्स के बारे में जानकारी भी होना, और उनको मैनेज कैसे करना इसके बारे में भी हमें जानकारी होना, इसलिए यहाँ पे छोटा सा पॉइंट हम कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम गोट फार्म वगैरह के बारे में भी अगर पढ़ना चाहते हैं, तो हमें करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी हमें जानकारी रखनी चाहिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री में, हम यहाँ पे ले रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म्स एनिमल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो फार्म एनिमल होते हैं वो फार्म एनिमल के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि उनका मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। अब कोई भी बिजनेस अगर हम करना है, जैसे हमको कैटल का बिजनेस करना है, प्रॉफिट कमाना है उसमें, तो उसके बारे में हमें जानकारी होना। तो हमें क्या जानकारी होना, क्या होना, तो उसे कैसे मैनेज करें ये हमें पता होना चाहिए। तो उसी बेसिक्स पे यहाँ पे ये दिया हुआ है छोटा सा पॉइंट। तो पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स। फार्म्स मतलब वो जमीन, वो जगह, वो प्लेस, द प्लेस इन विच वी आर मैनेज और डू द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम कैटल्स और एनिमल्स। मतलब मैं फार्म मतलब क्या बता रहा हूँ, फार्म मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे हम लोग एनिमल्स और स्पेशली कैटल्स द्वारा प्रोडक्टिविटी करके अपना प्रॉफिट ले रहे हैं। ठीक है, फार्म्स की डेफिनेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, एक ऐसा प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पे हम कैटल्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी से प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो उस फार्म को कैसे मैनेज करें, उस प्लेस को कैसे मैनेज करें जहाँ पे हमने कैटल्स रखे हैं, उस जगह को हम कैसे मैनेज करें जहाँ पे हमने कैटल्स रखे हैं, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, हमारा प्रॉफिट बढ़े। ये सिंपल थिंग है। तो जो यहाँ पे जो मेन हेडलाइन है मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स, इसका मतलब यह है कि हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उस फार्म को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो वन बाय वन हम यहाँ पे आगे चलते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे ये मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स के बारे में छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, उसे आप पहले देख लीजिए। और प्रोफेशनल अप्रोच to a traditional practices of farms। मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स मतलब क्या हो गया, एक प्रोफेशनल अप्रोच है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं फार्म्स मैनेजमेंट, गिव मच नीडेड बूस्ट टू ओवर फूड प्रोडक्शंस। मतलब हमारा जो फूड प्रोडक्शन हमें चाहिए उसको बढ़ाने के लिए, हमें जो फूड प्रोडक्शन चाहिए उसको बढ़ाने के लिए, उसका मच नीड मतलब उसको बढ़ाने के लिए हमें एक तरह का ऐसा मैनेजमेंट करना है जो एक प्रोफेशनल अप्रोच हो, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस भी हो। प्रोफेशनल अप्रोच एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हो। अब मतलब कैसा, मैं प्रोफेशनल ये बिजनेस कर रहा हूँ,
अगर मैं फार्म मैनेजमेंट कर रहा हूँ या कैटल का बिजनेस कर रहा हूँ तो प्रोफेशनल बिजनेस है, जिसमें मुझे क्या यील्ड है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनल अप्रोच दे रहा हूँ। किसको? अपने बिजनेस को प्रोफेशनल अप्रोच दे रहा हूँ। इसका मतलब मुझे क्या करना है, एक अच्छी क्वालिटी के कैटल्स लाने हैं, उनको वहाँ पे एक प्लेस में रखना है। अब वो प्लेस मुझे कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए जहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, साथ में वो मेरा खुद का रहे तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद ट्रेडिशनल प्रैक्टिस मतलब क्या कि मैं साइंटिफिक न्यू टेक्निक, न्यू टेक्नोलॉजी या फिर कुछ ऐसे प्रोसेस का इस्तेमाल करूँगा जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़े। इसलिए ये मैनेजमेंट फॉर्म्स में ये पॉइंट आता है। अब प्रोफेशनल अप्रोच, ये मेरा क्या है, प्रोफेशनल बिजनेस है, टू अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जहाँ पे मैं न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि उस फार्म मैनेजमेंट करने के लिए, जिसकी वजह से मुझे क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन मिले। ठीक है, तो डेफिनेशन फिर से एक बार रिपीट करते हैं इन इंग्लिश। अ प्रोफेशनल अप्रोच टू अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, अ प्रोफेशनल अप्रोच टू अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ फार्म मैनेजमेंट गिव मच नीडेड बूस्ट टू ओवर फूड प्रोडक्शंस। इसमें क्या आता है, अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या आता है, इट इंक्लूड्स कन्वेंशनल प्रैक्टिस। इसमें क्या आता है, कन्वेंशनल प्रैक्टिस आती है। मतलब एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड आने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब एनिमल ब्रीडिंग, किसके लिए, एनिमल ब्रीडिंग के लिए। दूसरा, केयर न्यू टेक्नोलॉजी विच गिव इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। हमें वो क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट देंगे, किसमें, क्वालिटी में और प्रोडक्टिविटी में। किसमें, क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी में। मैं ऐसी कन्वेंशनल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, किसके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं एनिमल ब्रीडिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एनिमल केयर के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। किसके लिए, मुझे क्या करना है, मेरा क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूवमेंट करना है, क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूवमेंट करना है। मतलब मैं अगर समझा मैं मिल्क डेयरी का प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मेरे मिल्क की क्वालिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए ताकि मार्केट में मेरा मिल्क आसानी से बिक जाए और अच्छे दाम में मिले। दूसरा, मुझे क्वांटिटी बढ़ानी है। आज मैं 10 लीटर दूध निकाल रहा हूँ, बेच रहा हूँ, कल मुझे 100 लीटर दूध बेचना है, मिल्क बेचना है, तो मुझे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है। तो मुझे क्वालिटी भी बढ़ानी है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है। मतलब मेरा बेस्ट क्वालिटी दूध भी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में दूध भी मुझे मिलेगा। तो वो करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे ऐसी प्रैक्टिस करनी है जिसमें मैं ब्रीडिंग भी करूँ, केयर भी करूँ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाऊँ। समझ में आ गया? मतलब मैं एक ऐसा बिजनेस करना चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट होगा मार्केट में आने वाला, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे बेस्ट हो ताकि कोई भी आसानी से मेरा प्रोडक्ट खरीदे, उस पर विश्वास करे। जैसे घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की ऐड है, पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें। ये जो स्लोगन होते हैं, कंपनियां जो स्लोगन इस्तेमाल करती है, वो हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट के तरफ अट्रैक्ट करने के लिए स्लोगन बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं और एडवर्टाइजमेंट इस तरह के स्लोगन लगाते हैं। हर कंपनी अपने एडवर्टाइज के वक्त एक अलग तरह का स्लोगन देती है, अलग तरह का स्लोगन बनाती है जो उस कंपनी का ट्रेडमार्क रहता है। जैसे अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, तो ये स्लोगन इस्तेमाल करते हैं लोग एडवर्टाइज करने के लिए, हमें अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अगर हमें बिजनेस करना है तो ऐसा बिजनेस करना है जिसमें क्वालिटी हो, क्वालिटी प्रोडक्ट हो जो आंखें बंद करके कोई भी विश्वास करे। जैसे हम कुछ ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आंखें बंद करके खरीदते हैं क्योंकि हमें पता है उसमें बेस्ट क्वालिटी है। जैसे बाटा हो गया, जैसे पैरागॉन हो गया, जैसे अमूल हो गया, जैसे कैडबरी हो गया, जैसे नेस्ले हो गया, जैसे पीटर इंग्लैंड हो गया, जैसे रेमंड हो गया। तो ये ऐसे कंपनियां हैं जो अपना प्रोडक्ट बनाती है तो उसमें क्वालिटी होती है, ये हमें पता है, इसलिए हम वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले क्वालिटी मेंटेन करनी है, दूसरा हमें प्रोडक्टिविटी मेंटेन करनी है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करूं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रॉफिट कमाऊं। उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे कन्वेंशनल प्रैक्टिस करनी है जिसमें मैं क्या करूंगा, एनिमल ब्रीडिंग करूंगा, एनिमल केयर करूंगा और न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं अपने क्या करूँ, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूँ और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकूँ। तो ये है मैनेजमेंट। कैसा? तो मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं हम, तो मैनेजमेंट में हम ये चीज़ें कर सकते हैं। हमें फॉर्म मैनेजमेंट करना है तो हमें ये सब चीज़ें करनी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। अब इसमें कुछ चीज़ें हम आगे दे रहे हैं जिसमें डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या करना है। अब देखो, ये मैंने सिर्फ फार्म के बारे में बताया,
मैनेजमेंट के बारे में बताया, फॉर्म मैनेजमेंट में हमें क्या करना होता है। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन के बारे में आगे बढ़ते हैं तो हमें पर्टिकुलर प्रोडक्शन के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जैसे मैंने आपको कहा क्या कि मिल्क प्रोडक्शन, डेयरी प्रोडक्शन, कैटल को रखना है, गोट प्रोडक्शन तो गोट रखना है, फिशरी करना है तो फिश रखना है। तो ये अलग अलग 3 अलग अलग फॉर्म के मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग 3 फॉर्म के ये बिजनेस है। डेयरी बिजनेस में कैटल कर रहा हूँ तो मुझे दूध वाला में करना है, गोट कर रहा हूँ, गोट का कैसा है मांसाहार के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो मुझे उस तरह से मैनेजमेंट करना है। अगर मैं फिश रख रहा हूँ, फिश का बिजनेस कर रहा हूँ तो फिश का मैनेजमेंट अलग रहेगा। तो जिस टाइप का बिजनेस करना है उसी टाइप का हमें क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। तो एक रफली मैनेजमेंट क्या होता है ये मैंने यहाँ पे दिया है। अब हम डेयरी मैनेजमेंट में क्या करना है ये हम यहाँ पे देखते हैं। अभी आप देख लो, अपने आजू बाजू के परिसर में कोई डेयरी होता है जहाँ पे हम दूध खरीदने जाते हैं तो आप डेयरी में देखो कितनी गंदगी होती है। वहाँ के जो उनके कंटेनर होते हैं साफ़ सुथरे होते हैं क्या तो पता नहीं, वो दूसरा सी वो ऊपर से धो धो के रख देते हैं और वहाँ पे दूध भरना चालू करते हैं। तीसरी बात, जो दूध वहाँ पे आता है, जिस गांव से जिस घर से दूध आता है, वो घर वाले जब गाय का दूध निकालते हैं तो कितना हाइजीन मेंटेन करते हैं, कितनी साफ सफाई करते हैं, कितनी अपने आप को साफ रखते हैं, कितने उस गाय को साफ रखते हैं, ये अलग बात है। आप देखिए आपके घर में अगर दूध आता है तो उसमें कोई ना कोई कचरा या धान या गवत पड़ा हुआ आता है, इसका मतलब वो लोग साफ सफाई नहीं रखते। तो अगर हमें ऐसे प्रोडक्टिविटी करनी है, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो सबसे पहला है हाइजीन और क्लीननेस, ये 2 चीज़ें हमें रखना है। तो चलिए हम पहले देखते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अगर हमें दूध का बिजनेस करना है, डेयरी फार्म का बिजनेस करना है तो हमें क्या मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। इट डील्स विद द प्रोसेस एंड सिस्टम दैट इंक्रीज द यील्ड एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ द मिल्क। ये ऐसा डील है, ऐसा बिजनेस है जिसमें हमें क्या करना है, यील्ड बढ़ाना, यील्ड मतलब प्रोडक्टिविटी, और इम्प्रूव करना है क्वालिटी ऑफ मिल्क। तो उसमें ऐसी प्रोसेस है, ऐसी सिस्टम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। यील्ड मतलब प्रोडक्टिविटी, दूसरा इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द मिल्क। आपने देखा होगा हमारे घर में जो दूध आता है वो पतला होता है, क्योंकि दूध वाले उसमें पानी मिलाते हैं, मतलब आधे से ज़्यादा पानी रहता है, दूध की क्वांटिटी कम रहती है। मतलब ये क्या हो गया, बैड क्वालिटी मिल्क हो गया। क्या हो गया, बैड क्वालिटी मिल्क। दूसरा, वो अपने यील्ड बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं। अगर उनके पास 10 लीटर दूध डेली आ रहा है, उसे पानी डाल के उसको 15 से 20 लीटर बनाते हैं, तो उन्होंने प्रोडक्टिविटी बढ़ा ली पैसा कमाने के चक्कर में, लेकिन क्वालिटी खराब कर दी। तो डेयरी प्रोडक्शन में एक्चुअली हम प्रोसेस को सिस्टम करते हैं, हमें दोनों चीज़ें करनी होती है, एक यील्ड और दूसरा क्वालिटी। ठीक है, मिल्क यील्ड मतलब हमें अच्छी क्वालिटी का ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क मिले, ये किसके ऊपर डिपेंड है। अगर हम अच्छी क्वालिटी का मिल्क और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेना चाहते हैं तो किस पे डिपेंड है, डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द ब्रीड्स। जो हम कैटल इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैटल के ब्रीड्स, कैटल के ब्रीड कौन से है उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे आपने वर्ड सुना होगा गावरान गाय और जर्सी गाय, तो गावरान गाय का दूध कम मिलता है लेकिन जर्सी गाय उससे दुगना दूध देती है। मतलब ये क्या हो गया, वो ब्रीड हो गई जो हमें क्या कर रही है, यील्ड ज़्यादा दे रही है। क्या कर रही है, यील्ड ज़्यादा दे रही है, मतलब हम क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम ऐसी क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स इस्तेमाल करेंगे तो हमें यील्ड ज़्यादा मिलेगा, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो यील्ड, दूध का प्रोडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड है, क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स। सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड बहुत जरूरी है। अगर हम अच्छे क्वालिटी का ब्रीड सिलेक्ट करते हैं तो अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलेंगी। हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल, अगर हम अच्छी क्वालिटी का ब्रीड इस्तेमाल करते हैं तो हमें अच्छी क्वालिटी का यील्ड मिलता है, पोटेंशियल मिलता है, हाई क्वालिटी मिल्क मिलेगा हमें। समझ में आ गया। तो हमें अगर कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस के बारे में जानकर रखना है। अगर हम डेयरी का बिजनेस कर रहे हैं तो हमें ये पता जरूरी होना चाहिए कि किस कैटल का ब्रीड सबसे ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा क्वांटिटी में दूध देता है। अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में दूध देता है तो हम वही ब्रीड लेंगे। तो यील्ड क्या है हमारा, डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड। हमारा यील्ड क्या रहेगा, क्वालिटी ऑफ ब्रीड, मतलब जिस तरह का हमें प्रोडक्टिविटी चाहिए उस तरह का ब्रीड हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया पहला पॉइंट अपना। सेकंड पॉइंट है क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था। अगर हम क्लीनलीनेस हाइजीन दोनों चीज़ें रखते हैं तो हमारे पास जो कैटल है, जिस ब्रीड का कैटल है वो ज़्यादा दिन तक टिका रहेगा और ज़्यादा दिन तक अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्टिविटी देगा। अगर हम क्लीनलीनेस हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, अगर हम क्लीनलीनेस हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, वो कैटल ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा या फिर
वो कैटल अपनी प्रोडक्टिविटी कम कर देगा। तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, वो है क्लीनिनेस और हाइजीन। आप ही देखो, अगर हम अपने आप को हाइजीन और क्लीननेस नहीं रखते हैं तो हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, और अगर हम बीमार पड़ गए तो हम दैनंदिन वर्क जो होते हैं वो कर नहीं पाते हैं। इसका मतलब हमें भी अपने रेगुलर वर्क करने के लिए क्लीन एंड हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। तो फिर तो वो कैटल है वो कहीं जाते नहीं, एक ही जगह रहता है। अगर हम उस एनवायरनमेंट को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, तो वो जो कैटल हमारे पास है कुछ दिनों के बाद वो प्रोडक्टिविटी कम कर देंगे, साथ में वो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, तो हमारा ही नुकसान होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन आर ऑफ द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। क्या है ये, पैरामाउंट इम्पोर्टेंस है। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी फार्म रखने के लिए, करने के लिए, या कोई भी बिजनेस करने के लिए, हमें इस तरह के फार्म बनाने के लिए या इस तरह के फार्म में हमें काम करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन आर ऑफ द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस है। वाइल मिल्किंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क, इट्स प्रोडक्ट्स आल्सो प्रोड्यूस रेजिस्टेंट टू डिसीज। मैंने यहाँ पे ये जो सेंटेंस लिखा है, तो मैंने क्या कहा कि हमें अगर मिल्क निकालना है, मिल्क को स्टोरेज करना है, मिल्क को ट्रांसपोर्ट करना है, तो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामाउंट इंपॉर्टेंस क्या है, हमारा क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि हमारे घर में जो दूध आता है, तो दूध जिस घर से आता है वो घर वाला, वो पर्सन, वो दूध वाला कितने अपने आप को साफ़ सुथरा रख रहा होगा, कितना वो कैटल को साफ़ सुथरा रखता होगा, वो उतने हाइजीन मेंटेन करता होगा कि नहीं करता होगा। इसका एग्जांपल आप देखिए, घर में आने वाले दूध में कोई ना कोई कचरा अवश्य रहता है। इसका मतलब वो लोग क्लीननेस हाइजीन मेंटेन नहीं करते। अगर वो क्लीननेस हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो एक दिन वो भी बीमार पड़ेंगे, कैटल भी बीमार पड़ेगा और हम भी बीमार पड़ेंगे। तो हमें दूध निकालना है तो उसके लिए भी हमें क्लीनलीनेस रखना होगा, हाइजीन मेंटेन करना होगा। दूध को स्टोर करके रखना है, उसके लिए भी क्लीनलीनेस और हाइजीन मेंटेन करना होगा। एग्जाम्पल, कभी कभी हमारे घर में सुबह दूध आता है और दूध आने के बाद मम्मी गर्म करने के लिए रखती है और दूध फट जाता है, तो ये क्या हो गया, क्या हमारे घर के बर्तन साफ सुथरे नहीं थे? मम्मी रोज बर्तन साफ करती है, अच्छी तरह से साफ करती है, लेकिन वो दूध वाले क्लीननेस हाइजीन मेंटेन नहीं करते, जिसकी वजह से दूध फट जाता है। दूध में खराबी नहीं है, खराबी उनके क्लीननेस हाइजीन में है। समझ में आ गया बच्चों? तो हमारे घर में जो दूध आता है वो कितना क्लीन हाइजीन मेंटेन करके आता होगा, ये आप लोग समझ जाइए। दूसरा, तो ऐसे दूध को अगर हम स्टोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा। अगर हमारे घर में आने वाला दूध हमने जल्दी गर्म नहीं किया तो ख़राब हो जाता है, इसका मतलब उसका स्टोरेज ख़राब हो रहा है, इसका मतलब वो दूध क्लीननेस हाइजीन मेंटेन करके नहीं आया है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क, हम एक जगह से दूसरी जगह दूध लेके जा रहे हैं, अगर हम उस कंटेनर को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे, क्लीननेस हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, तो वो दूध क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अगर हम क्लीननेस हाइजीन मेंटेन करते हैं तो हमें क्या होता है, हमें ये मिलता है कि जो कैटल हमारे पास है वो डिसीज रेजिस्टेंट मेंटेन करना लग जाता है। वो आपने इतना रेजिस्टेंट मेंटेन कर लेता है कि उसे कोई डिसीज ना हो। हम जितना साफ सफाई रखेंगे, जितना हाइजीन मेंटेन करेंगे, हमारा कैटल उतना ही डिसीज से दूर रहेगा और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेंगी। ठीक है, तो मेरा ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस में मैंने ये बताया क्लीननेस हाइजीन इतना इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, मिल्किंग के लिए, स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क के लिए और इस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, आल्सो क्लीननेस हाइजीन प्रोड्यूस रेजिस्टेंट टू डिसीजेस, क्लीननेस हाइजीन प्रोड्यूस रेजिस्टेंट टू डिसीजेस। तो यहाँ पे हमारा डेयरी फार्म के मैनेजमेंट में हमें कौन सी चीज़ें देखी है, एक तो हमें क्लीननेस हाइजीन मेंटेन करना है ताकि हमारा प्रोडक्ट अच्छा रहे, स्टोरेज अच्छा रहे। दूसरा, हमारा जो कैटल है वो डिसीज रेजिस्टेंट रहे। तीसरा, हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, हमारा ईल्ड बढ़ाना है, तो हमें क्या करना है, बेस्ट क्वालिटी ब्रीड का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, वो जो एरिया, जो फार्म, जो प्लेस हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो अच्छा प्लेस हो और हमारा खुद का रहे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो हमारी क्वालिटी भी हमारे दूध की बढ़ानी है, हमें ईल्ड बाय दूध का बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक तो क्वालिटी ऑफ ब्रीड इस्तेमाल करना है, दूसरा क्लीननेस और हाइजीन मेंटेन करना है। 3 पॉइंट, हमें अच्छी क्वालिटी का ब्रीड, हमें क्लीननेस और हमें हाइजीन, 3 चीज़ें हमें करनी है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हमारा पॉइंट है नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेयरी फार्म मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेयरी फार्म मैनेजमेंट। पहला है सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। पहला पॉइंट है हमारा
सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। ये सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन क्यों होना भाई, बराबर है आप भी गर्मी में नहीं रहना चाहोगे, बहुत ज़्यादा ठंड रहेंगी वो भी आपको मेंटेन नहीं होगा, ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी वो भी आपको नहीं चलेगा। जब हम ज़्यादा गर्मी सहन कर नहीं सकते, हम ज़्यादा ठंडा सहन नहीं कर सकते, तो वो जो कैटल वो एनिमल है वो कर सकते हैं क्या, नहीं। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा। अब आप देखिए इंडिया के जो कैटल होते हैं वो इंडिया के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, लेकिन हम किसी बाहर देश से वैरायटी ऑफ ईल्ड्स पाने के लिए वैरायटी ऑफ एनिमल्स ला रहे या ब्रीड्स ला रहे वहाँ से, तो वहाँ के जो ब्रीड होंगे वो इंडिया के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं क्या, नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे यहाँ पे घर में जो चूहा रहता है, आपके सभी के घर में चूहा होता है, वो चूहा इतना बदमाश होता है, वो किसी भी एनवायरनमेंट में जिंदा रहता है और हमारे घर के सभी चीज़ें खा खा के मोटू हो गया रहता है, ठीक है। तो ये चूहा जो होता है वो कहीं भी रहे, किसी भी कंडीशन में रहे, किसी भी एनवायरनमेंट में रहे, वो जिंदा तो रहता है, साथ में हमारे घर के सब चीज़ें खा के वो फूकते हुए जाता है। लेकिन उसी के जगह पे अगर हम ब्रीड माइस लाते हैं या ब्रीड चूहा लाते हैं, रैट लाते हैं, जैसे माइस है माउस है, दोनों अलग अलग होते हैं, वाइट कलर के, जिनके आंखें रेडिश कलर के होती है, वो एनवायरमेंटल कंडीशन को सहन नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो मर जाएंगे, बहुत ज़्यादा ठंडे होगी तो मर जाएंगे, बहुत ज़्यादा खाना दे दिए तो मर जाएंगे। उनके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। सेम थिंग इन कैटल, अगर हमें कैटल रखना है तो वो कैटल किस ब्रीड का है, किस एनवायरनमेंट में पला बड़ा है, उसके हिसाब से वही एनवायरनमेंट हमें रखना होगा और वही ब्रीड को वही खाना देना होगा जो खाना खाने के लिए वो होते हैं। समझ में आ गया। अगर हम बाहर का ब्रीड ला रहे हैं तो वो क्या खाता है, हमें वही फूड उसे देना होगा, वो किस एनवायरनमेंट में रह सकता है वही एनवायरनमेंट हमें रखना होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल कि हम जो फार्म बना रहे हैं उस फार्म में हमें क्या करना है, वो ब्रीड रखने हैं जो सूटेबल एनवायरनमेंट में रह सकते हैं या हमारे फार्म में वो एनवायरनमेंट में वो रह सकते हैं, उसी एनवायरनमेंट में रहने वाले ब्रीड हमें रखने हैं। या फिर हमें अच्छे ब्रीड अगर लाए हैं तो उसके लिए वैसा एनवायरनमेंट हमें क्या करना है, रखना है या बनाना है। दूसरा पॉइंट है रेगुलर इंस्पेक्शन। ये बहुत ज़रूरी है। जो कैटल हमारे पास है, जो हमें प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, उस कैटल का रेगुलर चेकअप होना, रेगुलर इंस्पेक्शन होना और वेटरनरी डॉक्टर्स का रेगुलर विजिट होकर उनका चेकअप करके उनका पूरी टेस्टिंग करने के बाद उसका रिकॉर्ड भी हमें मेंटेन करना है कि किस तारीख को आया था, उसने क्या क्या टेस्ट किए, उस टेस्ट में उसने कितना अच्छा हमें पॉजिटिव थिंग मिले, कितने नेगेटिव थिंग मिले, ये सब चीज़ें करना है। तो हमें रेगुलरली क्या करना होगा, इंस्पेक्शन रखना होगा वेटरनरी डॉक्टर से। ओके। थर्ड पॉइंट है हमारा हेल्थ केयर। हमारे पास जो कैटल है उसका हेल्थ केयर रखना बहुत ज़रूरी है। हमें उसकी तरफ ध्यान रखना है, उसका खान पान की तरफ ध्यान रखना है, उसका रहन सहन की तरफ ध्यान रखना है ताकि उसका हेल्थ मेंटेन रहे और अच्छी प्रोडक्टिविटी दे। अगर हमें कुछ ऐसा दिख रहा है जिसकी वजह से लग रहा है कि बीमार पड़ रहा है तो तुरंत हमें वेटरनरी डॉक्टर को बताना है। तो जब कभी भी अगर कोई कैटल हमारे पास है तो उसका हेल्थ केयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि उसके लिए वैसा हम लोग हमें प्रोडक्टिविटी दे सके। तो ऐसे हेल्थ केयर मैनेजमेंट के थ्रू हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उस कैटल की तरफ ध्यान देना है, उसको वैसा एनवायरनमेंट, वैसा खाना, वैसा एरिया उसके लिए रखना है और रोज़ उसके लिए क्या करना है, उसके क्लीननेस रखना है। उसके बाद रेजिस्टेंट टू डिसीज। हम ऐसे कैटल रखे जो कैटल डिसीज़ को रेजिस्टेंट कर सके। अगर नहीं कर सकते हैं तो हम कुछ ऐसा वैक्सीनेशन करें जिसकी वजह से उनके बॉडी में डिसीज़ रेजिस्टेंट फॉर्म हो जाए। अगर हमारे पास कोई कैटल है और वो कैटल को हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो पहले हम देखें कि ये कौन से डिसीज़ को रेजिस्टेंट कर सकता है। अगर नहीं कर सकता है तो हम वेटरनरी डॉक्टर थ्रू उसको ऐसा वैक्सीनेशन कराए जिसकी वजह से उसे डिसीज़ रेजिस्टेंट फॉर्म हो जाए और वो हर डिसीज़ से अपने आप को लड़ सके ताकि वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहे और ज़्यादा अच्छा ईल्ड या प्रोडक्टिविटी हमें दे सके। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी प्रिंसिपल ऑफ डेयरी मैनेजमेंट पढ़े हैं जिसमें हमने 4 पॉइंट देखे। सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर कंडीशन, सूटेबल एनवायरनमेंट कंडीशन हमें मेंटेन करना है कैटल के लिए। दूसरा रेगुलर इंस्पेक्शन करना है कैटल का। तीसरा हेल्थ केयर मेंटेन करना है कैटल का। और चौथा रेजिस्टेंस डिसीज फॉर्म करना है कैटल में, रेजिस्टेंस टू डिसीज फॉर्म करना है कैटल में। उसके बाद लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट। लाइव स्टॉक मतलब वो जो कैटल को हम अपने घर में डोमेस्टिक के लिए रख रहे हैं और जिसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है,
प्रॉफिट मिल रहा है, ऐसे एनिमल को हम क्या करेंगे, लाइव स्टॉक कहेंगे। क्या बोला मैंने, हमारे घर में हम कुछ एनिमल्स को रख रहे हैं, डोमेस्टिक एनिमल रख रहे हैं, किसके लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो ऐसे डोमेस्टिक एनिमल को हम क्या बोलेंगे, लाइव स्टॉक। तो उनका इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, तो पहले हमें क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ ब्रीड। जैसे अभी हमारे घर में मुर्गियाँ ज़्यादा घरों घर में रखी जाती है, तो मुर्गियाँ कौन सी रखते हैं, गावरान मुर्गी, क्योंकि गावरान मुर्गी का डिमांड भी ज़्यादा है और उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। तो क्या हो गया, वो अच्छी क्वालिटी की ब्रीड हो गई, बराबर है। हम ऐसी क्वालिटी की ब्रीड रखेंगे वो जल्दी मर जाती है, जैसे बॉयलर और कॉकरेल हो गया। बॉयलर और कॉकरेल जैसी ब्रीड अगर हम रखते हैं तो वो 2-3 महीने में मर जाती है, अगर वो सेल नहीं हुई तो 2-3 महीने में अपने आप मर जाती है। तो क्या हम ऐसी ब्रीड रखेंगे, नहीं, हमें ऐसी ब्रीड रखना है जो ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सके और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सके, ठीक है। तो अगर हम कैटल के बारे में बात करें तो कैटल के बारे में ऐसा ब्रीड रखना है जो ज़्यादा दिन तक रह सके और ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में हमें मिल्क दे। हीडिंग में हमें क्या करना है, हीडिंग में हमें क्या करना है कि जो कैटल, जो एनिमल हमारे पास है उससे हमें क्या करना है, हाइजीन मेंटेन करना है, हाइजीन मेंटेन करना है, क्लीननेस मेंटेन करना है, ठीक है, उसका रखरखाव करना है और ध्यान, उसके बाद उस एनिमल का हमें क्या करना है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट करना है, उसकी तरफ ध्यान देना है। पहला पॉइंट हो गया, ब्रीड हो गया, ठीक है, गुड क्वालिटी। पहला पॉइंट हो गया गुड क्वालिटी ब्रीडिंग। दूसरा हीडिंग में हमें क्या करना है, उस कैटल के साथ, उस एनिमल के साथ हमें रखरखाव करना है, उसके तरफ ध्यान देना है, क्लीनलीनेस और हाइजीन मेंटेन करना है। अब फीडिंग कैसा होता है कि फूड, अब हमारे पास जो कैटल है वो किस ब्रीड का है ये बहुत ज़रूरी है। जो कैटल हमारे पास जिस ब्रीड का है वो क्या फूड लेता है ये हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसको वही फूड दे जिसकी वजह से वो डेवलप करे, बढ़े और अच्छा प्रोडक्ट दे। अगर हमें पता नहीं कि वो क्या फूड लेता है और हम कॉमन कैटल की तरह उसको अगर फूड देते हैं तो जिसकी वजह से वो हमें प्रोडक्टिविटी ना दे, हमारा प्रॉफिट लॉस हो सकता है, इसकी वजह से हमारा यील्ड भी कम हो सकता है। तो हमें ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि जो ब्रीड हमारे पास है वो क्या लेता है जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी, हमारा यील्ड बढ़े, तो वो ज़रूरी है। इसलिए हमें उसी क्वालिटी का फीड करना है, उसी फूड को देना है, उसी तरह से उसको अच्छी क्वालिटी का फीडिंग देना है जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, यील्ड बढ़ जाए। नेक्स्ट है वीडिंग में क्या करते हैं, अगर ऐसा कोई कैटल है जो हमें अच्छी यील्ड नहीं दे रहा है या हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ना है तो उसको अलग करना है, सेपरेट करना है। हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। ऐसे एनिमल को, ऐसे कैटल को हमें सेपरेट करना है अदर एनिमल से जो हमें यील्ड नहीं दे रहा है, हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा है या उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है या उसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है। तो ऐसे ब्रीड को हमें क्या करना है, अलग रखना है, उसे बोलेंगे वीडिंग। उसे क्या बोलेंगे, ब्रीडिंग। हाँ, उसका क्वालिटी मतलब टाइप ऑफ कैटल, फीडिंग उसका हाइजीन क्लीनेस मेंटेन करना, उसके तरफ ध्यान देना, फीडिंग उसको उसे वही खाना देना जो खाता है, और वीडिंग उसको अलग रखना जिससे हमारा कोई लॉस ना हो सके। तो अब हम यहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री में पढ़े थे मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स, तो उसमें हमने ये सब पॉइंट देखा है। तो उसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा है डेयरी फार्म मैनेजमेंट। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ओके।